नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का नया नवेला कार्यक्रम है जिसका नाम है दस्तावेज। इसमें हम तमाम अलग अलग फील्ड्स की नामचीन हस्तियों से दरख्वास्त करते हैं कि भाई साहब, बहन जी, सर, मैम, आइए ललन टॉप के प्लेटफॉर्म पर और जरा विस्तार से बताइए कि ये ज्ञान है जो इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि पल्ले ही नहीं पड़ता है। इसके रेशे रेशे खोलिए ताकि हम लोग जागरूक हों, हम लोगों की बुद्धि खुले और हमें समझ में आए कि जान है तो जहान है सिर्फ एक जुमला या मुहावरा नहीं है। इसकी कीमत क्या है, एक देश के तौर पर, नागरिक के तौर पर, सिटीजन के तौर पर हमारे कंसर्न क्या होने चाहिए और क्यों उस कंसर्न में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना जरूरी है, क्यों हेल्थ और एजुकेशन हमारे लिए सबसे प्राइमरी टारगेट होने चाहिए। दस्तावेज के इस एपिसोड में मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं, उनसे परिचय करवा देता हूं, फिर आज की मेहमान से मिलवाता हूं जो कि बहुत ही ललन टॉप शख्सियत हैं। आप मेरा यकीन मानिए और नहीं मानेंगे तो कुछ देर की बातचीत के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि खरी बोलने वाली ये शख्सियत क्यों ललन टॉप है। मेरे को होस्ट हैं कार्तिकेय बत्रा जी। नमस्ते कार्तिकेय जी। अमेरिका में इस वक्त क्या वक्त हुआ है? आप ईस्ट कोस्ट में हैं। बिल्कुल। तो जी, अभी तकरीबन दोपहर के 11:15 बज रहे हैं। आज हम 1 जून को ये जब शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो और आपके यहाँ भारत में रात हेल्थ सिस्टम के 12 बज रहे हैं। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा डॉक्टर बनना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से। हमने भाई साहब से पूछा कि ये नक्शे में मैरीलैंड कहाँ है, तो बोले भैया जैसे दिल्ली के लिए गुड़गांव है वैसे ही वॉशिंगटन डीसी के बगल में मैरीलैंड है। और हार्वर्ड के लिए पहले काम कर चुके हैं और अब मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टरी पढ़ के, डॉक्टरी ये सब करके, पीएचडी वाली डॉक्टरी करके ये और भी बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। और हमारी आज की मेहमान की तरफ चलते हैं। डॉक्टर नितिका पाई मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। जब यहाँ रहती थी तब शहर का नाम राजस्व की नियमावली में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इलाहाबाद था। नई सरकार, नए निजाम, नया नाम प्रयागराज। डॉक्टर नितिका पाई एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। उसमें भी एक डिवीजन है, बहुत धांसू सी डिवीजन है, गौर से सुनिएगा, क्लिनिकल एपिडेमोलॉजी। और जो इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि ये जो एपिडेमिक फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, उसका कैसे इलाज होना है, उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या उस पर स्टडी होती है। और संक्रामक रोग जो तेजी से फैलते हैं, छुआछूत से फैलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, उसकी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। कहाँ पर है? मैकगिल यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी कनाडा में मॉन्ट्रियल है, वहां पर है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पाई, आपने ललन टॉप के लिए वक्त निकाला। और शुक्रिया इसके लिए भी कि मेरा किसी भाषा से कोई दुराव नहीं है। आई गेस आई एम प्रिटी ओके विद इंग्लिश एज वेल, बट यू हैव काइंडली एग्रीड कि आप हिंदी में बात करेंगी। तो हमें लगता है कि जब हम वर्नाकुलर में, भारतीय भाषाओं में बात करते हैं तो हमारे मैसेज की रीच बढ़ जाती है। डॉक्टर पाई से मैं और कार्तिकेय बात करेंगे बहुत सारे विषयों पर, लेकिन जिस एक चीज पर डॉक्टर पाई सबसे ज्यादा काम कर रही हैं और जो मुझे लगता है कि इस वक्त भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है होम केयर का प्रोटोकॉल क्या हो, होम डायग्नोस्टिक का प्रोटोकॉल क्या हो। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे क्योंकि दूसरी जो वेव है वो बीती नहीं है। टीकाकरण की रफ्तार सुस्त है तमाम किंतु परंतु के बावजूद, और तीसरी वेव के लिए हमें तैयार होना है। सरकारें तो अपनी रफ्तार से जितना तैयार होंगी होंगी ही, लेकिन हमें और आपको तैयार होना है, अपने परिवार को तैयार करना है। तो उसके इर्द गिर्द ये बातचीत करेंगे। इससे पहले कि डॉक्टर पाई हम मेन सब्जेक्ट पर आए, होम डायग्नोस्टिक, होम केयर प्रोटोकॉल कैसे डेवलप होते हैं, जैसे आपने एचआईवी के भी प्रोटोकॉल डेवलप किए अफ्रीका वगैरह के लिए, उस पर बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल विषय पर आए हैं, जो कोर इशू है। मैं एक ओवरऑल ये जानना चाहता हूं कि आपकी पैदाइश यहाँ की, हिंदुस्तान की है, अब आप कनाडा में हैं, वहां पर प्रोफेसर हैं। इस पूरे पैंडेमिक से हम एक सिस्टम और एक सोसाइटी के तौर पर जिस तरह से हमने इसको फेस किया, बड़े फेल्योर भी दिखे, सिस्टमेटिक कोलैप्स भी दिखा। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? आप वहां से क्या देख पा रही हैं और क्या लर्निंग है हमारे लिए? पहली बात ये कि मैंने बहुत दिनों से हिंदी में कंटिन्यूअस वार्तालाप नहीं किया है, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया। मैं ट्राई करूंगी कि मैं हर समय हिंदी में बोलूं। मैम, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, अगर इफ यू आर, आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो अंग्रेजी में ही बोलना है, सो दैट्स टोटली फाइन। मेरे व्यूअर्स बहुत शानदार हैं, बहुत धांसू हैं,
और जहां थोड़ी प्रॉब्लम होगी वहां हम अनुवाद भी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आई लाइक मुझे ये इनफॉर्मल, मैंने बहुत मीडिया इंटरव्यूज दिए अपने लाइफ में, पर मुझे ये इनफॉर्मल टोन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम आइवरी टावर एकेडेमिया में साइंस प्रोड्यूस करते हैं, एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, वो लोगों तक पहुंचे। एंड आई थिंक आपका जो प्लेटफॉर्म है वो इसको बहुत अच्छे से पहुंचा सकता है, इसकी मेन मैसेजेस, इसके मूल मंत्र। सो व्हाट इज इट दैट, क्या क्या हुआ जिसकी वजह से इंडिया में सुनामी की तरह सेकेंड वेव आई? आई थिंक हम लोग डिनाइल में रह सकते हैं इसके बारे में, बट देयर वर 3 इवेंट्स इन माय ओपिनियन दैट रियली लेड टू इट। सो वन वाज ऑफ कोर्स कुंभ मेला। सो कुंभ मेला जानकर के भी 1 साल पहले होस्ट हुआ, और इट वाज अ सुपर स्प्रेडर इवेंट, इट वाज द बिगेस्ट सुपर स्प्रेडर इवेंट। और वो इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि कोविड पैंडेमिक गया नहीं था, इट वाजंट अबॉलिश्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। तो दैट वाज वन। 2 आई थिंक वाज द पंचायत इलेक्शन, जो रूरल पंचायत इलेक्शंस हुए थे, उसमें बहुत सारे लोगों को ड्यूटी पे जाना था। और मैं उत्तर प्रदेश, खास मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ही बात करती हूँ कि उसी के बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी। उत्तर प्रदेश, इन माय उत्तर प्रदेश, दिल्ली इज आल्सो इंक्लूडेड बिकॉज इट्स ऑल पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। And the third event was migration of laborers and the informal sector from Maharashtra to UP to cast their vote. Even if people don't want to look at it as Maharashtra and Gujarat both primarily. Exactly. And so they all came back and they had to cast their votes. So all of these 3 events led to mass migration. As you know, at that time, Maharashtra और Gujarat में भी wave काफी high थी। तो इट इज, और जब पता है कि जब वेव हाई होती है तो लोगों में इन्फेक्शन रहता है, अनडिटेक्टेड इन्फेक्शन रहता है। सो ये 3 इवेंट्स थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर हुई थी ऑलमोस्ट अर्ली अप्रैल में, जहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था, और वो आई थिंक जस्टिस वर्मा की के कोर्ट में था, कि कुंभ मेला हो रहा है, सून स्पिल ओवर इफेक्ट्स होंगे और 4 सिटीज जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगी। उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या हुआ, वो इंटरनेट में अवेलेबल है, सब देख सकते हैं। 4 सिटीज लिस्टेड थी, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस एंड आई थिंक गोरखपुर या लखनऊ, 4-5 सिटीज लिस्टेड थी। और उस में ये लिस्टेड था कि अगर सुनामी जैसी कोविड वेव आएगी तो इन सारे शहरों में आईसीयू बेड्स नहीं हैं, दे आर लेस देन 300 बेड्स इन ईच सिटी, कोविड वार्ड्स कम हैं, तो देयर विल बी अ सिस्टम्स फेलियर इन रियली ट्राइंग टू अकोमोडेट द पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो उस लिटिगेशन का क्या हुआ, उस लिटिगेशन को सुप्रीम कोर्ट में फिर से वो जब वो हाई कोर्ट में, क्या होता है ना, मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर लॉयर्स थे, तो मुझे पता है कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। जब हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए तो यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली गई उसके खिलाफ। हाँ जी, और फिर वहां पे उनको स्टे ऑर्डर मिल गया, और सरकार ने बोला एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। Of course, everything was under control. There were only 300 ICU beds in some cities. There were only 3,000 beds for COVID. Everything was under control. And this is precisely what happened. So when the wave struck, जो marginalized population है, जो poor populations है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने ट्रेनिंग करी है, और मैंने देखा है कि वो populations कितने wanted हैं, कितनी मुश्किल होती है उन लोगों को केयर के लिए। हुआ क्या, जब ये वेव आई तो ऑफ कोर्स हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या सरकार को पता था, मुझे नहीं पता, आई डोंट वांट टू गो देयर, बट आई एम प्रीटी श्योर कि सेंटिनल सर्विलेंस डेटा था जिसमें पता था कि वेरिएंट्स आएंगे। ये भी होता है कि हम लोग मॉडलिंग करते हैं, उसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितनी मैसिव वेव होगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्रिपेयर हो सकते हो ना। तो यहाँ की कंट्रीज इसीलिए एडवांस्ड है क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर हो जाती हैं इस चीजों के बारे में। तो वो वार्निंग्स, वो स्टे ऑर्डर मिल गया, एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, एंड दैट्स हाउ द वेव काइंड ऑफ crept into the state. तो डॉक्टर पाई, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि असल में वार्निंग तो मिला था सरकार को, लोग एडिटोरियल्स भी लिख रहे थे, सरकार की अपनी एजेंसी, इनकी कमेटी, वो भी मार्च में बता चुकी थी कि वेव आएगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इसके पहले कि हम जो मूल सवाल है वहां पे बढ़े, छोटा सा आपका जवाब चाहूंगा कि आपने जो बताए, शहरों के नाम बताए, तो जो शहरी परिस्थिति है वो तो कहीं ना कहीं हमारे सामने मीडिया के जरिए भी आई, मीडिया हो या सोशल मीडिया। ग्रामीण इलाकों में आपके अनुसार
क्या असर रहा है उत्तर प्रदेश में या क्या परिस्थिति बनी है। और आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये बात भी सत्य है कि कहीं ना कहीं अब स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है, लेकिन ये तो इस वायरस की प्रवृत्ति है कि चढ़ेगा तो ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। लेकिन वो जो पूरी प्रक्रिया थी ऊपर चढ़ने की और फिर नीचे आने की, बहुत दर्दनाक थी। ये जितना हमको दिखा वो शहरों से दिखा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो हुआ उसका क्या आकलन है आपका? ग्रामीण इलाकों में हमें पता था कि क्योंकि लोग वहाँ पे टेस्टिंग की प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज थी। टेस्ट की शॉर्टेज नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है कि सरकार कहती है कि टेस्ट्स की शॉर्टेज नहीं है। बट अगर आप लोगों से बात करें जो फील्ड में काम करते हैं, वो कहते हैं कि उनको एक टेस्ट का कोटा मिलता है और जब वो कोटा एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है ना, जब आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको पता ही कैसे चलेगा, चाहे वो कैंसर हो, चाहे HIV हो, चाहे TB हो। टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो तुम्हारा स्टेटस पता लगाती है। तो ये था पहली बात। दूसरी बात ये कि रूरल पॉपुलेशंस में हमें पता था कि अगर कोविड की वेव आएगी तो पॉपुलेशंस की हेल्थ लिटरेसी इतनी हाई नहीं है कि वो समझ पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो कई लोगों को पता भी नहीं चला कि उनके साथ हो क्या रहा है, राइट? और वो एजुकेटेड इंडिविजुअल्स भी डिनायल में रहते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो उसको फ्लू कर मान करके चलते हैं और फिर सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, और सडनली फर्स्ट वीक में जब इन्फेक्शन रिजॉल्व नहीं होता है, सेकेंड वीक में उसका झटका लगता है और आपके ऑक्सीजन लेवल्स फॉल करते हैं। जो गरीब लोग हैं, एक्सक्यूज माय टर्म, बट जो लोग के पास खाने के लिए पैसे नहीं है या उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनके साथ हो क्या रहा है? तो अगर उनको आया भी होगा तो वो इस पोजीशन पे पहुंचे होंगे कि इन अ मैटर ऑफ 2 वीक्स उनका ऑक्सीजन नीचे गया था। और आपको पता ही है, चाहे हम नंबर्स को डिबेट कर ले एड नॉजियम, कितने लोगों की डेथ हुई है। तो रूरल पॉपुलेशन विल बी डेसिमेटेड, और ये तो प्रेडिक्शन था ही था। तो मैं इसमें दो बातें जोड़ दूं, फिर सौरभ भाई अपना सवाल पूछेंगे। कि पहली बात कि इस बीमारी को कई जगहों में, गांव के इलाके में दमा बोला जा रहा था, कई जगहों पे टाइफाइड भी बोला जा रहा था इसको। पहली बात ये। दूसरी बात ज्यादा ये भी था कार्तिकेय कि डॉक्टर उस तरह की डायग्नोसिस भी कर रहे थे, मतलब हाँ, तो उनकी लिमिटेड जो अंडरस्टैंडिंग थी वो उसके अनुसार डायग्नोसिस कर रहे थे। दूसरी बात, टेस्टिंग को लेकर जो आंकड़ा यूपी का आ रहा है पिछले कुछ दिनों में, बहुत बेहतरीन आ रहा है असल में। अगर देखा जाए 3 लाख से ऊपर टेस्ट अगर वो बोल रहे हैं कि हम रोजाना कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें पेच ये भी है कि ये टेस्ट हो कहां रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि टेस्टिंग उन इलाकों में हो रही है जहां पर पॉजिटिविटी रेट पहले से ही कम है या जहां पहले वायरस आके जा चुका है। तो आंकड़ों के पीछे भी बहुत सारे पेच हैं। मैं 2 चीजें जोड़ना चाहूंगा कार्तिकेय। एक तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से कि टेस्टिंग की कंडीशन यूपी में सुधरी है पिछले 1-2 हफ्ते में। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे एक नोन गए थे, जब वो 3 हफ्ते पहले टेस्ट करवाने गए तो उनको 3 दिन में रिजल्ट मिला। लेकिन एक दूसरे नोन अभी 1 हफ्ते पहले टेस्ट करवाने गए तो उनको 1 दिन में रिजल्ट मिला। तो उस लेवल पे इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन पीक के दौरान क्या गड़बड़ हो रही थी डॉक्टर पाई, मैं कुछ ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि सैंपलिंग में गड़बड़ कर रहे हैं। सैंपलिंग में क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि स्वैब लेने के लिए उस स्टिक को ठीक से अगर आप अंदर तक इंसर्ट नहीं करोगे तो इवन इफ यू आर अफेक्टेड, इवन इफ आपको संक्रमण है, अगर आपने वो स्वैब ठीक से नहीं लिया है तो आपका सैंपल कलेक्शन ही फॉल्टी है। और अगर सैंपल कलेक्शन फॉल्टी है तो आपका नेगेटिव ज्यादा आएगा। ये तब है जब सैंपल लिए जा रहे हैं, और कई रूरल एरियाज में तो हमने देखा ही है कि सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की हालत नहीं है। हमारी टीमें कवरेज के लिए बिहार गई हैं, हमारी टीम कवरेज के लिए महाराष्ट्र गई, गुजरात गई, राजस्थान गई, अलग अलग पार्टियों के रूलिंग वाले स्टेट्स हैं, और सब जगह हेल्थ स्ट्रक्चर एक्सपोज हो गया। नाउ आई विल कम टू द मेन पॉइंट डॉक्टर पाई। नहीं, ऑन टू द पॉइंट ऑफ सैम्पलिंग, आई वुड लाइक टू ऐड दैट ये सैम्पलिंग इशू जो है, ये PCR के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सैम्पलिंग का एक टर्न अराउंड टाइम होता है, उसमें तो आपके जो है, अगर आप सैंपल को कलेक्ट कर रहे हो, कायदे से कलेक्ट कर रहे हो, और फिर उसके बाद उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है कि लैब में, ट्रांसपोर्टेशन में उसकी वैलिडिटी इंटैक्ट हो, और वो सैंपल जब लैब में पहुंचे तो कंटामिनेट ना हो। बट लैब में जब पीक आई थी तो 50% स्टाफ कोविड से अफेक्टेड था।
तो ऑब्वियसली जब आपका स्टाफ ही नहीं होगा तो आप कैसे उसको सैंपल्स को तुम आप चलाओगे? अगर आप टाइम पे सैंपल्स को रन नहीं करोगे, चाहे आप पीसीआर करते हो, तो द लाइक्लीहुड ऑफ सैंपल्स बिकमिंग इनवैलिड इज वेरी हाई. और एक इस तरह के मामले भी आ रहे False थे कि negativity happens in the second stage, like the second week of the infection, in the second stage of COVID. और दूसरा ये भी आ रहा था कि बहुत सारे लोगों के एंटीजन टेस्ट हो रहे थे, वो नेगेटिव आ रहे थे, तो ठीक है टेस्ट हो गया, तो जो टोटल नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा था अलग अलग स्टेट्स का, उसमें एक बड़ा नंबर एंटीजन टेस्ट का था, जबकि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि आप फिर एंटीजन वालों के आरटीपीसीआर भी करो. हाँ जी. सौरभ भाई इसमें जोड़ दूं, लेकिन केंद्र सरकार का जो अब नए ऑर्डर्स जो आए हैं, जो उनका नया एक जो झुकाव दिख रहा है, वो रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो अनुपात है वो ज्यादा की तरफ दिख रहा है बनिस्बत आरटीपीसीआर के. बट तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ बदलाव इस आया है. बारे में कि रैपिड एंटीजन टेस्ट बुरे नहीं है. आपको यूज करना है रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हाई एक्यूरेसी के हों. तो अफ्रीका की 14 कंट्रीज में जब पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग की बात होती है तो 70 to 80% टेस्ट जो यूज किए गए वो रैपिड एंटीजन टेस्ट यूज किए गए हैं. और अगर वो हाई क्वालिटी के हों तो there is nothing wrong in rollout of rapid antigen tests, because if there is a concept called prevalence जिसमें होता है कि कितने लोग affected हैं, you know, और अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट हाई एक्यूरेसी के टेस्ट को आप यूज करोगे जब हाई प्रेवलेंस होगी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अगर आपका जो जिसको आप सैंपल कर रहे हो वो क्लिनिकल सिम्टोमेटिक कोविड इन्फेक्शन के फेज में है, के स्टेज में है, तो just by virtue of that, in combination with rapid antigen tests, the likelihood that a positive test that will be positive, for example, in a setting of 25% prevalence, is about 86%. So it's a very good strategy to really pick up more cases in a short span of time, because जो PCR test है वो diagnostic test है. Ideally PCR test को hospitals में होना चाहिए. Ideally PCR test उन पे किया जाता है जिनको ट्रीट करने से पहले चेक करना होता है. जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग के लिए आइडियली सूटेड है. बट द प्रॉब्लम इज कि भारत में देयर आर सम टेस्ट दैट आर नॉट ऑफ हाई क्वालिटी. और उत्तर प्रदेश में खासकर उत्तर प्रदेश की हालत तो आपको पता ही है कि हाई क्वालिटी का कॉन्सेप्ट कम है. तो हाई क्वालिटी टेस्ट बिकॉज दे आर नॉट देयर, because people are not using it, इसलिए उसका एंटीजन टेस्टिंग की रेपुटेशन खराब है और लोग सोचते हैं. और इसके लिए भी दो तरीके हैं, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में बहुत शोध किया है. आप दो टेस्ट यूज कर सकते हो डिफरेंट स्पेसिफिसिटीज के, डिफरेंट टाइप्स के. एक जो पहले पता लगाए और दूसरा जो पहले की क्या बोलते हैं, like tests on the quality of the first one. तो आप दो they are called algorithms. आप बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है, लाइक दो टेस्ट करना एक के बाद एक, सीरियल टेस्टिंग कहते हैं और पैरेलल टेस्टिंग कहते हैं, और वो आप यूज कर सकते हो. HIV में हमने सालों साल इसी को यूज किया है, और अगर हम ये यूज करते ना तो हमको पता भी चल जाता कि जो पॉजिटिव है वो ट्रू पॉजिटिव है. तो बहुत जरूरी है कि इन टेस्ट को फर्स्ट वीक में यूज किया जाए. नाउ नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और टाइफॉइड क्यों हुआ? क्योंकि कोविड का जो प्रेजेंटेशन है बहुत वास्ट होता है. So typically it's the flu-like presentation, fever, chills, snuffles, dry cough. There's also eye rash. There's also nausea, vomiting, diarrhea. So nausea, vomiting, diarrhea की वजह से हो सकता है कि clinicians ने उसको टाइफॉइड का नाम दिया हो. तो यहीं पे मैं बात करना चाहती हूँ कि evidence based medicine जो यहाँ पे प्रचलन है जिसका, उसको पढ़ाना, सिखाना, डॉक्टरों को क्या चीज वर्क कर रही है और क्या नहीं वर्क कर रही है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है. तो जब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो हम, चाहे डॉक्टर भी हो आपके पास, अगर डॉक्टर ही को नहीं पता कि क्या सही दवाई देनी है तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी. और अभी थर्ड वेव आने वाली है, हम फिर से इसी को रिविजिट करेंगे. इस बात पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हम लोग सही चीज क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग गलत चीज क्यों कर रहे हैं. And we are losing lives, we can save them. 2021 में किसी को कोविड से मरने की जरूरत नहीं है. There is enough and more evidence to save people's lives. आपके कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है डॉक्टर पाई, और जैसे आप अपने हिस्से का काम कर रही हैं कि यू कैन आस्क द राइट क्वेश्चन एंड गिव राइट सजेशन, और उसी के तहत हम लोग भी लगातार अलग अलग एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं. हम लोग जिस चीज का जिक्र कर रहे थे शुरुआत में, होम डायग्नोस्टिक एंड होम केयर,
मेरे सामने और अब मेरे दर्शकों के भी सामने आपको स्क्रीन पर कुछ पोस्टर्स नजर आ रहे होंगे। मुझे भोजपुरी बहुत ज्यादा नहीं आती है। सयानन में कोविड-19 के घरेलू उपचार खातिर युक्ति, कोविड-19 के लक्षण रहला पे डॉक्टर के सलाह ली, आप कोविड टेस्ट कराई, एंड देन उसमें भरसक पेट के बल लेट रही, कौन सी दवाई पानी पियत रही, बुखार खातिर पैरासीटामोल ली, इस तरह के बहुत सारी डिटेल्स हैं। अभी ये 2 स्तरों पर बहुत महत्वपूर्ण है और डॉक्टर पाई से हम इस पर विस्तार में बात करेंगे। पहला, आई जेन्युइनली बिलीव कि अगर आपको, जो हम लोग बार बार कहते हैं समाज का आखिरी आदमी, गांधी जी के जंतर में, गांधी तलिस्मान में जिस आदमी का हम जिक्र करते थे कि जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है, गरीब है या शिक्षित है, अगर हमें उस तक भी अपनी बात पहुंचानी है तो उसकी भाषा में बात पहुंचानी होगी। देयर मस्ट बी अ रीजन कि कबीरदास और तुलसीदास जी ने लोक भाषा में बड़े बड़े एपिक्स लिखे, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। सो आई एम रियली डिलाइटेड कि आप लोगों ने अलग अलग भारतीय भाषाओं में ये पोस्टर तैयार किए हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा इसका विस्तार जानना चाहता हूं, ये होम डायग्नोस्टिक और होम केयर ये है क्या? क्योंकि हिंदुस्तान में इसका एक बड़ा डॉक्टर भाई अलग रूप चलता है। अच्छा, बुखार आ रहा है, ये दवाई खा लो, ये दर्द है, ये दवाई खा लो। तो हम लोगों के होम डायग्नोस्टिक एक बिल्कुल अलग लेवल पे होती है, जिसको हम डॉक्टर से हटा ही देते हैं और सीधे गए ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर आए और सब। और ये मैं कई डॉक्टर से बात कर रहा हूँ जो एम्स और दूसरे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस में हैं या हॉस्पिटल्स में हैं, वो कह रहे हैं भाई अब तो दिक्कत यही हो रही, लोग अपने मन से स्टेरॉइड खा रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के खा रहे हैं, मतलब डॉक्टर से तस्दीक नहीं कर रहे हैं, क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए कि होम डायग्नोस्टिक कैसे करें और होम केयर कैसे करें? और डॉक्टर भाई सॉरी सर, मैं जोड़ दूं एक सवाल कि खासकर कि कोविड के संदर्भ में जहां हमें पता है कि हॉस्पिटलाइजेशन केवल 5 से 10% लोगों को चाहिए, तो अगर कायदे से ये इलाज किया जाए तो 90% जो संक्रमित लोग हैं वो घर पर ठीक हो सकते हैं अगर सही समय पर लक्षण को पकड़ा जाए और सही रेमेडी दी जाए। तो आपने जो ये बनाया है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इस संदर्भ में और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये बीमारी कहीं ना कहीं काबू में आ सकती है अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको भी सौरभ भाई के सवाल के जवाब में इस संदर्भ को भी जोड़ के बताएं। अच्छा, संदर्भ कॉन्टेक्स्ट होता है ना? यस, हर समय यूज होता है। अब WHO की गाइडलाइंस देखिए, उसमें यही होता है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। सो इफ आई कैन बैक ट्रैक, जो जिस समय हम सो ये जो होम मैनेजमेंट प्लान था, ये एक्चुअली ये जो दिस वन हाफ, एक हाफ है इसका जिसको आप घर में कर सकते हो, बट एक हाफ है जिसमें आपको डॉक्टर चाहिए जो आपको गाइड करे। तो हम ये एक्चुअली इंस्पायर हुआ था मेरी मदर और मेरे ब्रदर की वजह से। तो हुआ क्या कि दे बोथ केम डाउन विद कोविड। और जैसे आप कहते हैं, आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं बट मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो मुझे आप लोग सुनेंगे, BBC सुनेगा, अल जजीरा बोलेगा, बट WHO बोलेगा, बट मेरे घर में घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं ना, वही मेरा हाल है। तो जब उन्होंने बोला कि इसलिए क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ और वो दे थिंक दैट आई एम अ लिटिल चाइल्ड। एनीवेज, तो जब उन्होंने बोला कि इनके ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, हमारे घर में एक और मेरी रिलेटिव है जिसको ICU में एडमिट किया गया था अबाउट 15 days ago। तो मुझे पता चल रहा था, वी वर ऑलवेज वरिड कि कुंभ मेला हो रहा है, इट्स अ सुपर स्प्रेडर इवेंट। रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर आप बोलो कि कोविड नहीं है इंडिया में, एक चाहिए, सिर्फ एक वायरस चाहिए ऐसे सिचुएशन में जिससे सबको फैलाएगा। और आपने देखा था कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, आपने देखा था कि कोई मास्क नहीं पहन रहा था। और हम सभी को पता है, आई कम फ्रॉम द सिटी ऑफ कुंभ मेला, कुंभ मेला में कितना केओस होता है। So we were anticipating it. The problem was कि कब होगा, right? We were just wondering कि किस समय पीक होगी। तो जब मुझे पता चला कि हमारे घर में हमारी भाभी को एडमिट कराना पड़ा ICU में, was on the guard कि कब होने वाला है यहाँ पे, कब लैंडफॉल होने वाली है। एंड सो जब मेरे भाई ने मुझे फोन किया कि उनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं and mother को भी हो रहे हैं, I was very worried. So I knew it was COVID, and the question he asked me was, how do you know? जैसे आप बोलते हैं ना कि they will probably talk to the person across the street. So I said, well, the thing is that I just know this is COVID, end of story, and we have to figure out how to best manage it. And what do you know what's happening in the city? That's when he tried to tell me कि शहर में बहुत लोगों को एडमिट किया जा रहा है,
बहुत लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है और जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं। फिर हमें पता चला, तब सारी की सारी स्टोरी अनफोल्ड हुई। सो उसके संदर्भ में आई डिसाइडेड कि वी हैव टू कम अप विद अ प्लान. So I have a colleague here who has taken care of South Asians in Toronto, Dr. Zain Chagla. And so he said that if they are not very heavily symptomatic, then it is very likely, because we are doctors, right? We know how to manage patients at home. So ये जरूरी है कि second half of the story में अगर आप ज़्यादा symptoms आने लगते हैं, तब आपको बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है. The problem is कि डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि इसको कैसे मैनेज करना है कि नहीं. तो उस केस में सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में आपको पता है कि 60 to 80% पीपल, अगर उनका इम्यूनिटी अच्छी है, अगर उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, जैसे उनको कैंसर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग लंग इन्फेक्शन नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, तो आप कई जो लोग हैं वो इसको आराम से कंट्रोल कर लेते हैं. उनको सिर्फ फीवर को कंट्रोल करना है, उनको रेस्ट करना है, उनको हाइड्रेट करना है, ठीक है, और आइसोलेट करना है. और ऑफ कोर्स जब अगर पॉजिटिव हो, वो तो अंडरस्टैंडिंग है, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आइसोलेशन इज अ जोक. बट स्ट्रेन जो था उसने सबको, पूरी फैमिलीज को इम्पैक्ट किया. तो एटलीस्ट द एंटायर फैमिली शुड बी नॉट moving out of the house. But as you know, you may have also heard from your own extended people that people do move out of the house. So वो है. सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी है इज जब आपका जो आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए उसके लिए मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि पहली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोविड इन्फेक्शन में, आई एम श्योर यू हैड डॉक्टर्स ऑन द शो जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक्सपोजर जब हो वो पता लगाना मुश्किल हो जाता है. पर अगर आपको कुछ आइडिया हो कि मुझे 3 दिन पहले शायद मैं एटीएम में गया था, या शायद मैं इस गैदरिंग में गया था, या शायद मैं दुकान में गया था, वहां से मिला होगा मुझे और तभी से मेरे को ये सिम्टम्स डिवेलप हो रहे हैं, वो वाला जो पीरियड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए. और ऑल्सो टू चेक, अगर आप जब क्लिनिकली सिम्टोमेटिक होने लगते हो तो पीसीआर टेस्टिंग के लिए, वो लोगों को बहुत जरूरी है समझना, ठीक है. तो जब वो हुआ तो फिर उस समय आपको पल्स ऑक्सीमीटर खरीदना जरूरी है. पल्स ऑक्सीमीटर के लिए हम आपको कनेक्ट कर देंगे जो लोग हमारे टीम में एक्सपर्ट्स हैं जो इसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं. और वो पल्स ऑक्सीमीटर आपको अच्छे वाले खरीदने हैं, जिनके ब्रांड अच्छे हो, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो. मैंने कुछ देखे व्हाट्सएप वीडियोस जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर आप समोसा डाल देंगे तभी भी वो आपको ऑक्सीजन लेवल्स दिखा रहा है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ दैट आल्सो हैपनिंग इन इंडिया, which is really sad. So anyways, आपको पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए और आपको सिर्फ एक दवाई चाहिए जो स्टेरॉइड थेरेपी है. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर के सुपरविजन में आप उस थेरेपी को लें. बट डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस देखे हमने, वो हमें लगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे मेडिसिन थे जो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बिल्कुल भी डिस्कार्ड हो गए हैं. डिस्कार्ड की हिंदी क्या होती है? कोई बात नहीं, डिस्कार्ड खारिज कर दिए गए. खारिज कर दिए गए. जी. आप डॉक्टर पाई ऐसी दवाओं के बारे में बता सकती हैं जिनको आप बोल रहे हैं कि डिस्कार्ड कर दिया गया? हाँ जी, मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है. क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब हम लल्लन टॉप अड्डा पे डॉक्टर्स कर रहे थे, तब यूके और यूएस के डॉक्टर्स ने हमसे 2 महीने पहले कहना शुरू किया, 1.5-2 महीने पहले, कि हमें नहीं समझ में आ रहा है इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी क्यों कर रहे हैं. और उसके 1 महीने बाद फिर वो प्लाज्मा थेरेपी हटाई गई फाइनली प्रोटोकॉल से. यही बात है कि हमारा ये जो गाइडलाइंस हैं जो अपडेट नहीं होती हैं. Pandemic situation is an emergency situation, so you cannot wait for a while to update your guidelines. You have to continuously in real time. India तो पूरे world को software solutions provide करता है. It's not hard to update a guideline based on what. So evidence आ चुका है कि hydroxychloroquine नहीं work करता है. It was on the prescription that I saw. Ivermectin नहीं वर्क करता है. It was on the prescription that I saw. Convalescent plasma नहीं वर्क करता है, on the prescription that people were working on. Vitamin C and D और zinc ये तो खैर ऐसे ही दे रहे हैं, तो I will not make a big deal out of it, but they are not like treatments for COVID. They are like, they just help you, general. आप खाते रहिए, विटामिन सी जाएगा और बाकी जाएंगे तो फायदा करेंगे. इसमें डॉक्टर पर एक बात जोड़ दूं, आपने आइवरमेक्टिन का नाम लिया. हाँ जी. तो सौरभ भाई आप भी शायद बता पाएंगे कि आइवरमेक्टिन उत्तर प्रदेश सरकार
जो अभी पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है उसमें आइवरमेक्टिन एक बहुत बड़ा कारण बता रही है कि हमने आइवरमेक्टिन दिया इसलिए जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो गया। तो क्या आप आप यूपी की बात कर रहे हैं जी कार्तिकेय? गोवा में तो इस तरह का बयान आया था मंत्रियों का कि हम सबको आइवरमेक्टिन खिलाएंगे। मतलब आइवरमेक्टिन को लेकर सरकारों की और डॉक्टरों की भी, लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा तो नहीं कि जी सरकारें सब अपने मन से बोल रही हैं। दरअसल मुझे लगता है डॉक्टर पाई इसमें ज्यादा विस्तार से बताएंगी कि हिंदुस्तान में एविडेंस बेस्ड, कि आप डेटा करो, सैंपलिंग करो। हम तो मौत और जिंदगी का सही डेटा नहीं रख रहे हैं। तो जब आपके पास क्लिनिकल ट्रायल का सही डेटा होगा तभी तो आप असर्ट कर पाएंगे अपना पॉइंट। क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने यही कहा कि भाई आप इतनी बड़ी प्लाज्मा थेरेपी कर रहे हो, इंडिया में सबसे ज्यादा प्लाज्मा थेरेपी हो रही, और आपके पास कोई डेटा ही नहीं कि उसका असर क्या हो रहा है। वही तो वो सेंसिटाइजेशन नहीं है ना। मैं जानती हूँ, मैंने ट्रेन किया है, मुझे अनट्रेन करना पड़ा था। अब मैं ओके। कंप्लीटली जानती हूँ कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सिर्फ टॉप हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस होता है। वो एविडेंस को फॉलो करते हैं। एविडेंस का मतलब है कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स करें और उसमें शोध करें और उसमें पता लगाएं कि कौन सी थेरेपी, रैंडमाइज करके आप पता लगाएं कि आप आधे लोगों को दे आइवरमेक्टिन और आधे लोगों को दे प्लेसिबो, और फिर पता लगाएं कि कौन से आइवरमेक्टिन के ग्रुप में कोई इम्प्रूवमेंट है कि प्लेसिबो ग्रुप में। अगर दोनों ग्रुप में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है तो वो रेसिपी, वो मेडिकेशन डिस्कार्ड कर दी जाती है और वो किसी भी गाइडलाइन में नहीं है। WHO की गाइडलाइंस को आप रेफर कर सकते हो कि आइवरमेक्टिन का क्या रोल है। तो ये रियल टाइम में गाइडलाइंस अपडेट होती हैं, और अगर रियल टाइम में गाइडलाइंस अपडेट होती हैं और स्टेट की गाइडलाइंस भी अगर फ्लॉड हैं और वो अपडेट नहीं हो रही हैं, तो ये सोचने की बात है और पूछने की बात है कि क्यों रेसिपीज क्यों ये सारे ट्रीटमेंट्स, कौन इनको प्रिस्क्राइब कर रहा है? कौन कह रहा है कि ये प्लाज्मा थेरेपी वर्क करती है जब यहाँ पे और WHO ने भी बोल दिया है कि नहीं है? तो द ओनली थिंग दैट हैज, आई वांट टू गेट बैक टू व्हाट वर्क्स, ओके, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट व्हाट डजंट वर्क। मैंने देखा कि डॉक्सीसाइक्लिन बहुत सारा इरेशनली प्रिस्क्राइब हुआ था, और बहुत 3 or 4, like when people came down with COVID, 3 or 4 courses of antibiotics were given. Why? Okay. तो दी ओनली थिंग, एक रिकवरी ट्रायल हुआ था बहुत सारे सेंटर्स, 13 सेंटर्स में यहाँ पे हुआ था नॉर्थ अमेरिका में, और उसमें ये एविडेंस पता लगाया कि एविडेंस आया, और ये क्लिनिकल ट्रायल का है डेटा, कि दोज पेशेंट्स दैट वर इन द steroid and oxygen arm, they, and that was dexamethasone that was evaluated, वो पेशेंट्स की रिकवरी फास्टेस्ट हुई थी। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज डन under clinical supervision. So that is the only therapy, the only thing that has worked is the very cheap steroid therapy. Now, steroid is not something that we prescribe to people, right? Steroid is something that is also considered a life-saving drug. Steroid also has its, and the reason why it worked was because in the second phase of the disease, that is the immune phase, it really acts, मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और इन्फ्लेमेशन फेज जब आता है तो स्टेरॉइड इज द ओनली वन। एंड द सैडेस्ट पार्ट एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट आउट हियर a lot of doctors have saved lives by just using steroid and oxygen. So this is the reason why that entire story in this whole gamut of all the prescriptions, वो वाली story कभी भी आगे नहीं आई, और I think you are the best people to find out कि क्यों। तो इसमें एक तो पहली बात मैं आपसे क्लैरिफिकेशन, आप जो कह रहे हैं कि स्टेरॉइड्स में डेक्सामेथासोन प्लस ऑक्सीजन जब दिया गया क्लिनिकल सुपरविजन में, तब हमने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे उस फेज में जब वायरस आपके शरीर में फैल चुका था, और आपके शरीर में ऑलरेडी संक्रमण अपना असर दिखा रहा था। एग्जैक्टली। तो पहला तो आपने ये बताया। अब एक और बात कर लेते हैं, ऐसा ही एक ट्रायल रेमडेसिविर को भी लेके हुआ था। हाँ जी। वो लेकिन शुरू के स्टेजेस में होता है जब वायरस आपके अंदर घुसता है और रेप्लिकेट कर रहा होता है, अपनी कॉपियां बना रहा होता है। हाँ। और उसमें यह पाया गया था कि आप रेमडेसिविर अगर सही समय पर लें तो यानी कि संक्रमण होने के कुछ दिनों के अंदर, तो वो कॉपी बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और संक्रमण कहीं ना कहीं फैलना रुक जाता है, और ये आपकी रिकवरी में हेल्प करता है। तो आप इसके बारे में भी कुछ टिप्पणी अपनी दें कि रेमडेसिविर में भी आपका विश्वास है, और अगर है तो रेमडेसिविर देने का सही समय क्या है संक्रमण में?
अर्ली फेज ऑफ डिजीज में है रेमडेसिविर। जी। द प्रॉब्लम इज कि अर्ली फेज ऑफ द डिजीज बहुत ही मुश्किल से पेशेंट्स मिलते हैं जो अर्ली फेज ऑफ द डिजीज को कैच कर सकते हैं और डॉक्टर्स के पास आते हैं। सेकेंड फेज ऑफ द डिजीज जब बॉडी में वायरस बैठ चुका है और आपको आरटीपीसीआर में फॉल्स नेगेटिव भी रिपोर्ट्स आ रही है क्योंकि कलेक्ट नहीं हो पा रहा है आपका इनफ आरएनए, तो आपको ये देखना है कि कौन सी मेडिकेशन उसमें काम करती है। तो रेमडेसिविर हैज शोन कि वो आई थिंक उसकी मोर्टालिटी बेनिफिट इट डज नॉट डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ। हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज टाइम है वो कम हो जाता है हाँ, रेमडेसिविर की वजह बस से। the only thing it does is that it reduces the time to discharge। तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत सारे आउटकम्स की हिंदी क्या होती है, बहुत सारे परिणाम इवैल्यूएट करते हैं। कुछ आउटकम्स होते हैं कि टाइम टू डिस्चार्ज, कुछ आउटकम होते हैं टाइम टू डेथ। तो सो मोर्टालिटी बेनिफिट सिर्फ स्टेरॉइड और ऑक्सीजन ने दिया है अंडर क्लिनिकल सुपरविजन। अंडर यहाँ क्लिनिकल पे एक चीज सुपरविजन ये स्पष्ट कर इन दें, क्लिनिकल ट्रायल्स, यू नो, या ये जो बहुत डॉक्टर जरूरी है। तो भाई यही एविडेंस बेस्ड मैसेज है, शायद यही जी। इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अभी तक यही बात है। एंड इसकी वजह से ही हमने इसी चीज को, इसी एविडेंस को लेकर के अपने घर वालों को बचाया, है ना। हम लोग क्योंकि डॉक्टर्स हैं, हम ऑक्सीजन थेरेपी घर पे दे पाए थे, पर सबके लिए ऑक्सीजन थेरेपी आसान नहीं है घर में करना। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हॉस्पिटल में या आप डॉक्टर के सुपरविजन में, मतलब टेलीमेडिसिन भी आजकल अवेलेबल है, तो आप टेलीमेडिसिन के क्या बोलते हैं के तहत टेलीमेडिसिन आप, मतलब फोन पे डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा करना, हाँ उनको अपने लक्षण बताना, जो रीडिंग्स आ रही हैं वो हाँ बताना, जी, और फिर जैसी वो दवाई बताएं वैसी लेना। दैट इज हाँ जी, टेलीमेडिसिन। हाँ जी। और उसमें भी जरूरी है कि जो ऑक्सीजन जब आप घर में लाते हो ना, तो मैंने यही फेस किया कि बहुत लोगों को ऑक्सीजन पता नहीं कि कैसे, हम लोग को भी हम लोग भी जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं तो हम थोड़ी सेटअप करते हैं, वहाँ टेक्नीशियंस होते हैं, लोग होते हैं जो उसको सेटअप करते हैं। तो क्योंकि जब ये वेव आई थी तो डॉक्टर्स ही बीमार पड़े हुए थे, 50% पीपल वर डाउन विद कोविड। तो इट वाज वेरी हार्ड टू गेट अ डॉक्टर, इट वाज वेरी हार्ड। और दिल्ली में तो मैंने सुना है पैकेजेस बेचे गए हैं, 50,000 के पैकेज है, 1 लाख के पैकेजेस है, जब लोग आएंगे घर में, ये करेंगे वो करेंगे। whatever the commercial aspect of it is, मैं commercial aspects में नहीं जाना चाहती हूँ, but the thing for people to know is कि हमने तो ये मैसेज अपने घर वालों को बताई जिन्होंने सुना। और ये स्टेरॉइड थेरेपी से, और ये स्टेरॉइड थेरेपी ज्यादा दिन भी नहीं लेनी है, इसमें भी एक ड्यूरेशन है, 5 डे ड्यूरेशन, क्योंकि ये शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड है, इसको थोड़ी देर के लिए लेना है, थोड़े दिनों के लिए लेना है। तो जैसे हम बता रहे हैं, हमारी मदर के केस में इट वाज वेरी शॉर्ट एंड शी रिकवर्ड बिकॉज शी वाज वैक्सीनेटेड, बट हमारे ब्रदर के केस में शी हैड टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ने भी ऐसे ही किया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेरॉइड थेरेपी is not recommended under like under ideal circumstances, which is a non-pandemic circumstance, but क्योंकि ये पैंडेमिक है, क्योंकि इसमें डॉक्टरों की कमी होती है, आप ये जरूरी रखिए कि आप अपने साथ एक कोई टेक्नीशियन या कोई एक्सेस होना चाहिए जो आपको अच्छे से समझाए कि ऑक्सीजन को कैसे लगाना है, मास्क को कैसे लगाना है, फ्लो कितनी रखनी है ना, और ऑक्सीजन स्टेरॉइड को कैसे लेना है और कितना लेना है। तो स्टेरॉइड भाई बहुत दुरुस्त बात कही है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि स्टेरॉइड्स हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आपका शुगर बढ़ता है ना। इंडिया वैसे भी डायबिटीज कैपिटल है वर्ल्ड की। जी प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि स्टेरॉइड्स के साथ सावधानियां क्या बड़ी जरूरी है होम डायग्नोस्टिक और होम केयर में। हाँ, तो आपको ये जरूरी है कि आपके पास अगर घर में एक्सेस हो टू अ डॉक्टर, आप ये उनसे ज़रूर सलाह मशवरा कर लें और ये बता दें उनको कि आप डायबिटिक हैं। और इंडिया में डायबिटीज़ की प्रेवलेंस तो पहले तो 82 मिलियन फिगर था, अब तो और भी बढ़ गया होगा, क्योंकि हिडन जो इस पैंडेमिक ने हिडन जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको एक्सपोज किया है कि नहीं। तो आपका शुगर ज़रूर बढ़ेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, वो आपके शुगर लेवल्स को बताएगा कि कैसे कंट्रोल में रखना है। तो ये ज़रूरी है कि इवन इफ आप घर में प्लान कर रहे हो, होम मैनेज कर रहे हो, आप फ़ोन पे आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर सलाह मशवरा रखें, क्योंकि इन चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आइडियली ये सब हॉस्पिटल में होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप
हॉस्पिटल की, जैसे कह रहे थे ना, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, या बेड्स की शॉर्टेज करी गई है, या ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्रिएट करी गई है, ये सब चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। जी। तो एक सौरभ भाई, एक बात, एक निष्कर्ष में इसका एक इनसे मैं वैलिडेशन ले लूं कि डॉक्टर पाई, स्टेरॉइड एक मजबूरी है, उसको एज लास्ट रिजॉर्ट यूज करना चाहिए। आप इस बात से अग्री करेंगे? एब्सोल्युटली, एक्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड, जी, है ना, एक्सेप्ट कोविड की वजह से। और जो लोग जानते हैं, जो लोग ने ले चुके हैं इसको, स्टेरॉइड्स ले चुके हैं लाइफ में किसी चीज के लिए भी, बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें यूज होता है। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में शॉर्ट ड्यूरेशन थेरेपी बोली गई है, शॉर्ट ड्यूरेशन थेरेपी। वो शॉर्ट ड्यूरेशन थेरेपी सिर्फ 5 डेज के लिए, राइट, कई लोगों का 3 डेज में हो जाता है क्योर, कई लोगों का 5 डेज में उनके सैचुरेशन लेवल्स जो हैं, क्योर एज इन कोविड का कोई क्योर नहीं है, सिम्टोमेटिक एलिविएशन की बात कर रहे हैं। कोई लोगों को 3 डेज के लिए चाहिए, और वो उस फेज से निकल जाते हैं जब उनकी ऑक्सीजन लेवल्स, वो 92% होता है ना, कट ऑफ है। जो कोमॉर्बिड होते हैं उनके लिए लोअर कट ऑफ होता है। पर यही है कि इसमें काफी नुआंसेस की हिंदी क्या होती है, काफी बारीकियां हैं जिसको कोई डॉक्टर ही समझ सकता है। तो 96 to 99 to 100% जो है वो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन होता है। जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, उस समय आप ओरल जो है ब्यूटासोनाइड ओरल इनहेलर्स जो है, अगर आप उससे ही मैनेज कर सकते हो। कई लोगों ने हमारे एक्सटेंडेड फैमिली नेटवर्क में और फ्रेंड्स नेटवर्क में, उन्होंने 96 to 92% जब सैचुरेशन था, सिर्फ ओरल इनहेलर जो आप अस्थमा के लिए यूज करते हो, दमा के लिए यूज करते हो, उससे उन्होंने अपने आप को मैनेज किया और उनके बॉडी ने इन्फेक्शन फाइट कर लिया। वो 2 हफ्ते का जो पीरियड होता है ना, सेकेंड वीक बहुत क्रूशल होता है, उसी में सबसे ज्यादा लोग वीक हो जाते हैं, उसी में सबसे ज्यादा वो इंडिकेट करता है जब आपका कंट्रोल पे आ रहा है सैचुरेशन की नहीं। और उसमें ये जरूरी है कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर हाई क्वालिटी हो, और आपका स्टेरॉइड थेरेपी। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि पता चला, इनफैक्ट मेरी एक दोस्त है जिसकी मदर को स्टेरॉइड थेरेपी वो ले रही थी, पर उनके पास जो स्ट्रिप थी उसमें डेक्सामीथासोन की स्ट्रिप थी, पर उसमें लिखा हुआ था डेक्सरामीथासोन। वो मेरी दोस्त साइंटिस्ट है, तो उसने देख लिया कि वो उसमें एक एक्स्ट्रा आर था उस स्ट्रिप में। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी भी मेडिसिन मिल रही हैं जिनको हम फेक मेडिसिन बोलते हैं। तो उसने इससे पहले कि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें, कई लोग जो बड़े गौर से सुन रहे होंगे, वो हो सकता है कि डॉक्टर भाई को क्वेश्चन करने की कोशिश करें कि अरे ये तो बोल रही हैं कि प्रयागराज में कुंभ हमें पता है कि हरिद्वार में हुआ है, सुपर स्प्रेडर इवेंट, लेकिन ये भी याद रखें कि प्रयागराज में माघ का मेला होता है जिसमें लाखों लोग जुड़ते हैं, और ये जनवरी से उत्सव शुरू होते हैं और महाशिवरात्रि तक चलते हैं। तो प्रयागराज में कई धार्मिक वजहों से लगातार भीड़ जुटती रहती है, और उसका तात्पर्य था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं डॉक्टर पाई। प्रोटोकॉल की हम लोग खूब बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि WHO का क्या प्रोटोकॉल है, क्या रिवाइज हो रहा है प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह। जब हम आपका प्रोफाइल देख रहे थे तब आपने HIV की फील्ड में बहुत काम किया है और बहुत प्रोटोकॉल बिल्ड किया है, तो थोड़ा तो आप हमारे दर्शकों को बता सकें किसी भी बीमारी को क्योर करने का या मॉनिटर करने का प्रोटोकॉल कैसा होता है इन जनरल, HIV के केस में कैसा हुआ और उसकी क्या लर्निंग रही जिसको इस पैंडेमिक में अप्लाई कर सकते हैं। तो HIV आज की तारीख में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो कोविड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे, ऑलमोस्ट 80 to 90% वायरोलॉजिस्ट हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस एक्सपर्ट्स हैं, और कई लोगों की एक्सपर्टीज HIV में है, क्योंकि वो दोनों वायरसेस का जो पैंडेमिक है और जो इनका स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हुआ है। सो HIV में क्या ज़्यादा रेलिवेंट है, आई थिंक रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग वहाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग की जो भी लर्निंग्स थी जिससे HIV को कंट्रोल किया गया था अफ्रीका में, उसको ट्रांसलेट किया कोविड में। और दूसरा रैपिड जो प्रोटोकॉल्स थे HIV को के लिए एक नया मंत्रा कॉइन किया है UNAIDS ने, जिसमें बोला है कि अगर आपको 2030 तक HIV के एपिडेमिक को खत्म करना है तो 95% कितना होता है, 95, हाँ, 95 लोगों को, 95% लोगों को अपना HIV स्टेटस पता होना चाहिए। ऑफ दैट 95 लोगों को ट्रीटमेंट में आना चाहिए, और ऑफ दैट 95 जो ट्रीटमेंट में रहेंगे
95% of that 95 have to be on treatment, continuously suppressed. अगर ऐसा करते रहेंगे तो हम HIV पैंडेमिक को पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट नॉट इरेडिकेशन बट एलिमिनेशन लेवल्स तक ला सकते हैं. ठीक है, तो मतलब बेसिकली वायरस आपके पीछे नहीं भागे, आप वायरस के पीछे भागे. राइट. और उसको आप तभी आप उसको भगा पाएंगे. एग्जैक्टली. तो वही कॉन्सेप्ट जो है कोविड के लिए क्या रेलेवेंट है? कोविड के लिए रेलेवेंट है कि टेस्टिंग वाज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन HIV एंड सेल्फ टेस्टिंग. HIV इज द ओनली इन्फेक्शियस डिजीज जिसमें सेल्फ टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ. और सेल्फ टेस्टिंग क्यों? अब आप बोलेंगे कि अरे हम कोविड के लिए खुद कैसे टेस्ट करें, या हम HIV के लिए हम खुद कैसे टेस्ट करें? इस प्रोटोकॉल में टेस्टिंग किट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. हाँ जी, तो वही सेल्फ टेस्ट HIV में आप कैसे सेल्फ टेस्टिंग करें और क्यों करें? तो देखिए ये है कि लोग HIV में क्योंकि रिस्क बिहेवियर्स की वजह से HIV होता है, तो सेल्फ स्टिग्मेटाइजेशन बहुत होता है. तो लोग जाना नहीं चाहते हैं डॉक्टर के पास और अपने बिहेवियर्स के बारे में बात करने के लिए, और हॉस्पिटल्स में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे अगर लोग उनसे बोलते हैं कि तुम्हें हुआ क्यों, तुमने क्या किया, जजमेंटल जो एटीट्यूड्स होते हैं, इस वजह से HIV के साथ वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है. एग्जैक्टली. और टीबी के साथ भी एक्चुअली, टीबी को पॉवर्टी की डिजीज माना गया है, तो लोग टीबी के लिए टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं, टाइमली टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं, मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं. मेडिसिन डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं. टीबी तो ज्यादा क्योरेबल है एक्चुअली कंपेयर्ड टू HIV. बट HIV में क्योंकि इतनी ज्यादा एक्टिविज्म है, इसकी वजह से HIV हैज बीन एबल टू सॉर्ट ऑफ get to that point. तो सेल्फ टेस्टिंग क्यों बने? 2012 में पहला सेल्फ टेस्ट FDA ने अप्रूव किया था, जो सलाइवा बेस्ड टेस्ट था, ओरल सेल्फ टेस्ट. उसके बाद से ही WHO ने 2016 में रिकमेंडेशन किया था कि क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं, स्पेशली मेन, अफ्रीकन मेन आ नहीं रहे हैं क्लिनिक्स में टेस्ट करने के लिए, आई थिंक इट इज बेस्ट कि लोगों को ये ऑप्शन दिया जाए. तो कई जो बहुत हाई परफॉर्मिंग रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट थे और अब एंटीजन टेस्ट भी आ रहे हैं, उन टेस्ट को मॉर्फ किया गया, वो बन गए सेल्फ टेस्ट. और मैं हाई परफॉर्मिंग का मतलब है हमारे वर्ल्ड में टेस्ट को दो आंकड़ों से मापा जाता है. एक है सेंसिटिविटी, दूसरा है स्पेसिफिसिटी. और वो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी हाई 90s में होनी चाहिए, जैसे हम कह रहे हैं 98%, 99%. सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी कि तो आप जब टेस्ट कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, वो टेस्ट पॉजिटिव है. और स्पेसिफिसिटी ये है कि अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो अगर वो नेगेटिव टेस्ट आ रहा है तो वो नेगेटिव है. मतलब मैं उसको, आई डोंट थिंक आई एम एक्सप्लेनिंग इट राइट इन हिंदी, बट इंग्लिश में मैं उसकी डेफिनेशन आपको बेटर प्रोवाइड कर सकती हूँ. बट द पॉइंट इज कि ये अगर हाई क्वालिटी टेस्ट्स हों तो ये घर में भी किए जा सकते हैं. यही कॉन्सेप्ट कोविड में है. तो कोविड के जो हाई परफॉर्मिंग टेस्ट हैं, जो 98% सेंसिटिव हैं और 99% स्पेसिफिक हैं, जिनकी रेंजेस हाई हैं, वो देर आर अबाउट 5 to 6 टेस्ट जो अभी FDA ने भी अप्रूव किए हैं फॉर यूज. ओके, एंड यहाँ पे मैं दर्शकों को 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं. बार बार FDA का जिक्र आ रहा है. FDA अमेरिका की एक संस्था है जो इन सारी चीजों के नियम बनाती है, और चूंकि उनके बहुत स्टैंडर्ड हाई होते हैं तो बाकी दुनिया के लिए भी वो एक स्टैंडर्ड माना जाता है. पहली चीज तो ये FDA की, जो फार्मा के जो दवाइयों से जुड़ा और मेडिसिन से जुड़ा हुआ पूरी दुनिया है, उसके लिए ये एक फैमिलियर नाम है. बार बार डॉक्टर पाई FDA का जिक्र कर रही हैं. दूसरा, जब ये कह रही हैं कि मशीनें और टेस्ट इतने प्रभावी हों कि सही रिजल्ट आए, इसको अगर हम बहुत ब्रेक डाउन करें तो आप देखिए कि आज की तारीख में हमें अपना बुखार नापने के लिए किसी लैब में नहीं जाना होता है, क्योंकि जो थर्मामीटर बने हैं वो इतने इफेक्टिव हैं, डिजिटल भी आ गए हैं कि आप उनको लगाते हो और आपको पता चल जाता है. आपके ब्लड प्रेशर के बारे में आप खुद घर में जान सकते हो. कई लोग अपनी डायबिटीज भी खुद घर पे ही चेक कर लेते हैं. तो उस तरीके के प्रभावी टेस्ट बने जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज, दक्षता की जरूरत ना हो कि एक खास एंगल से ऐसा करोगे वैसा करोगे तभी सही रीडिंग आएगी. आप उसको आराम से घर पर कर सकें और जांच सकें, ये बड़ा जरूरी है. डॉक्टर भाई, मैं सही कह रहा हूँ कुछ इसमें? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और ये इसमें एक मैं भी स्पष्टीकरण जोड़ दूं. जो आपने सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की बात कही, तो अगर उसको मैं आसान भाषा में बताऊं, सेंसिटिविटी वो आंकड़ा है जो बताता है कि अगर आप पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव नहीं बताएगा, तो वो सेंसिटिव है. और स्पेसिफिक है कि अगर आप नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव नहीं बताएगा. हाँ, बढ़िया. तो जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा उतना ज्यादा सेंसिटिव भी होगा, उतना ज्यादा स्पेसिफिक भी होगा.
ठीक बोल रहा हूँ मैं डॉक्टर भाई? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और अब जो ईरा आ रहा है, थैंक यू फॉर दैट इनपुट, अब जो ईरा ठीक है, अब जो युग आने वाला है हाँ हाँ, वो एरा इज फाइन। वो डिजिटल इट्स ऑनगोइंग हिंदी रिवीजन एज वेल। डिजिटल मेडिसिन का आ रहा है, ठीक है। इन द नेक्स्ट 10 years हम सब चीज डिजिटली करेंगे। जैसे अगर आपके पास आई वॉच हो तो आप उससे अपना ईसीजी ले सकते हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, मैं 4 हेल्थ सिस्टम्स में काम कर चुकी हूँ। मैं अमेरिका में काम कर चुकी हूँ, मैं कनाडा में काम कर रही हूँ, मैंने साउथ अफ्रीका में काम किया, मैं इंडिया में काम करती भी हूँ और इंडिया में ट्रेनिंग भी की है, और मैंने इन तीनों कंट्रीज में भी ट्रेन किया है। तो चारों सिस्टम्स में यही प्रॉब्लम है कि जो लोग एंड यूजर है, जो कई लोगों को प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ झुकाव ज्यादा हो रहा है। और इसलिए क्योंकि एवरी मेडिसिन, मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस कैन बी मैनेज्ड एट होम, है कि नहीं? The only time you only need to get maybe 20 to 40% of the people to the hospital, and of that, about, if you can draw a generalization, 10% of them really need an ICU, right? Like in North America, ये in तो Quebec, वर्स्ट सिनेरियो में है जो ये परसेंटेज बता रही है कि 10% को आईसीयू चाहिए हो। मैं कोविड के सिनेरियो में बोल रही हूँ कि क्वेबेक में फॉर एग्जांपल हमारे प्रोविंस में 5% को आईसीयू की जरूरत पड़ी थी, है कि नहीं? तो ये आंकड़ा अगर आप एक्सपैंड करें, कई लाइक अगर आप एचआईवी के बारे में बात करें या टीबी के बारे में बात करें, डायबिटीज के बारे में बात करें, जो इमरजेंसीज होती हैं वो 10 to 15% लोगों में होती हैं। नेक्स्ट जो 15 to 30% लोग होते हैं उनको मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए देयर इज अ ग्रेटर रोल ऑफ टेलीमेडिसिन, देयर इज अ ग्रेटर रोल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे यही दौर आने वाला है कि लोगों को अपनी जो है बीमारियां के बारे में ज्यादा सीखना पड़ेगा, और उनको अगर वो अच्छे से खुद ही घर में मैनेज करें डॉक्टर के सपोर्ट में, तो उनके जो आउटकम्स होंगे, आउटकम्स की हिंदी क्या होती है, उनके जो परिणाम होंगे वो ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि वो अपने क्या बोलते हैं, अपने पेशेंट जो है अपनी डिजीज की जर्नी में एंगेज रहेंगे। और ये टाइम एंड टेस्टेड है कि व्हेन दे आर मोर एंगेज्ड तो उनके आउटकम्स अच्छे होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमें कई डिजीजेस में लाना है, क्योंकि डॉक्टर्स रियली, लाइक द आईसीयू पीपल रियली डोंट हैव द टाइम टू टेंड टू एवरीबडी, राइट? सो एंड समटाइम्स, एज यू नो, हमारे इलाहाबाद में भी कई जो लोग जो आईसीयू में एडमिटेड थे उनको आईसीयू की जरूरत थी नहीं, वो बस डर रहे थे घर जाने के लिए। तो वीआईपीज एडमिटेड थे, और कई पुअर पेशेंट्स जो बाहर जिनकी डेथ हुई है एम्बुलेंसेज में, वो बेचारे अंदर नहीं आ पाए क्योंकि जो वीआईपीज अंदर बैठे हुए थे उनको डिस्चार्ज नहीं कर पाए। सो सी दैट इज अनफेयर। डॉक्टर भाई, एक राजस्थान में ऐसा केस आया है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कोटा में या कहीं एक केस था कि एक पेशेंट को बेड नहीं दिया गया क्योंकि वहां पे इंचार्ज बोला, एडमिनिस्ट्रेटर, कि नहीं अभी कोई मंत्री या विधायक का फोन आ जाएगा तो फिर हम कैसे बेड देंगे। और इस पे डॉक्टर्स ने वहां प्रोटेस्ट किया कि हाउ कैन यू डू दिस। ये काफी वीडियो वायरल भी हुआ था। तो डॉक्टर, ये एथिक्स के बारे में बात करना बहुत जरूरी है जी। टेस्टिंग को लेकर सौरभ भाई आपने सवाल उठाया था, मैं उसको जरा एक बार फिर रेखांकित करना चाहूंगा। डॉक्टर पाई, आप जो कह रहे हैं कि सेल्फ टेस्टिंग और होम टेस्टिंग, तो भारत में इसका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि इस समय मेरे जो जितना मेरा ज्ञान है, भारत में कोई ऐसी टेस्टिंग किट बाजार में तो उपलब्ध नहीं है जो आप जाके स्वयं खरीद कर। एक किट आई है, लेकिन अभी उसकी एफिकेसी को लेके बातचीत चल रही है। जी। तो अभी ये जो चलन है ये अभी मतलब इतना चला नहीं है, तो आपके अनुसार ये किट्स भारत में लार्ज स्केल पर क्या अगले कुछ समय में मिलनी चालू हो जाएंगी, और अगर होंगी तो इनको यूज करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने अफ्रीका में काम किया है, जब वहाँ के टाउनशिप्स में लोगों ने एचआईवी की किट को इतने आसानी से यूज किया, और मोर देन 99% ऑफ पीपल हु वर पॉजिटिव कुड बी लिंक्ड टू केयर इन अ टर्न अराउंड ऑफ 1 to 2 days। तो अगर आप मुझसे कहना चाह रहे हैं कि जब अफ्रीका में नहीं हो सकता तो क्या भारत में नहीं हो सकता? अरे भारत वाले तो हर चीज में लल्लन टॉप है, उनको आप मुहैया तो करवाइए। मसला तो वही है कि और स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में तो लोग, इफ यू एक्सप्लेन इट टू देम, तो आराम से कर सकते हैं। और इसलिए ना, द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज दैट कि लोगों को हाई क्वालिटी चीज मिले। क्वालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। क्यों हम मेदांता जाते हैं? हम मेदांता क्यों जाते हैं एडमिट होने के लिए? मतलब मैं आपको अच्छी गुणवत्ता के जो किसी भी अच्छे अस्पताल में इसलिए जाते हैं, एंड वी प्रेफर प्राइवेट मेडिकल केयर, क्योंकि हमें एक
एक सम सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस रहता है कि चाहे डॉक्टर हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे केयर हो, इट विल बी गुड। आपको मेदांता में गलियारे में लेटे हुए पेशेंट्स के तीमारदार नहीं मिलेंगे जो हमें सरकारी अस्पतालों में दिखते हैं। और ये दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हमें बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस तरह की चीजें नहीं दिखती हैं। और एक्चुअली ना ये सारे डॉक्टर्स तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही ट्रेन होके आते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खराब क्यों हुए हैं, ये एक बार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। कोविड इज अ रियल अपॉर्चुनिटी जब आपके पास फंड्स रिलीज हो रहे हैं। इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन कुंभ मेला, I would actually take that money and invest in the rural healthcare infrastructure and the public health infrastructure and the hospitals of Uttar Pradesh. I will not use that money for Kumbh Mela. Priorities and vision, Dr. Pai. I will probably use that money to do that, because if I have money, I will actually save lives, and that will help me get the blessings of the individuals. Taking a dip in the Ganga, even Ganga would come out alive after 100 of years and say, you know what, do the right thing. First, invest in the hospitals. So the problem with the hospitals is that हॉस्पिटल्स की जो सप्लाईज हैं वो चेन करप्ट है, सब जानते हैं, ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रही हूँ। वेंटिलेटर्स सिर्फ जो हॉस्पिटल्स में, स्पेशली द लोकल हॉस्पिटल, दे ओनली 3 वेंटिलेटर्स देयर, and now I think it is improved. They are building a new unit for children, I heard, a new ICU unit. So I think what we need to do is reinvest in these hospitals and also set up a transparency system in place that can check on people who are not being right with the resources. डॉक्टर पाई, मैं मेरा ये आखिरी सवाल मैं फिर से उसको दोहराऊंगा, क्योंकि उस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिला, कि जो किट्स की हम बात कर रहे हैं, ये भारतीय बाजारों में आपके अनुसार जो हाई क्वालिटी किट्स की आप बात कर रही हैं, क्या आपको कुछ इसके बारे में ज्ञान है कि ये कितनी तेजी से ये बाजारों में उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगी? क्योंकि जैसा कि अभी आप लोग ने बोला, एक किट आ गई है, लेकिन अब भी उसका जो उसकी जो क्वालिटी है उस पर बात चल रही है, विचार चल रहा है। जो आप हाई क्वालिटी किट्स की बात कर रही हैं, जैसे कि आपकी और मेरी बात हो रही थी, तो अब एयरपोर्ट्स पे कई जगहों पे ये बोला जा रहा है कि एबट की एक किट है जो आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट देती है, लेकिन वो इतनी रिलायबल है कि उसका जो रिजल्ट है उस पर आप निर्भर कर सकते हैं। हाँ. ये कहाँ के एयरपोर्ट्स, अमेरिका के एयरपोर्ट्स में मिल रहे हैं? नहीं, मुंबई। मैं बिफोर आई से दैट आई वांट टू लेट यू नो कि मैं आई डोंट वर्क विद फॉर एनी कंपनी, आई डोंट टेक, वो मैं बस एक उदाहरण दे रहा था, फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। मैंने अपनी मेरा पूरा प्रोग्राम एकदम फ्री है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बेस्ड ऑन द क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस, FDA ने एक क्यू टेस्ट है जो अप्रूव किया है, एक और टेस्ट है लूसीरा, ये दोनों मॉलिक्यूलर RNA टेस्ट्स हैं, और बट ये इनके प्राइस बहुत महंगे होंगे। तो और एक एलुमे है जो लैटरल फ्लो है, और एक एबट की है जो पैनबायो, जिसको होम टेस्ट के लिए भी अप्रूव किया गया है और कंट्रीज में। ब्रिटेन और जर्मनी ने ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स लोगों को देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ना जब आपको रीओपन करना होगा इकोनॉमी, तो लोगों को जब भी ऐसा कोई सिम्टम होगा, ऐसा तो नहीं है कि चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि ये वायरस सडनली डिसअपियर होएगा, नहीं होएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप इवन इफ आप दोनों डोजेस ऑफ वैक्सीन ले ले तो आपको फिर से वायरस नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि वेरिएंट्स पूरे फेस ऑफ द अर्थ नहीं, अच्छा, ये बहुत जरूरी है, वैक्सीन के बाद वायरस हो सकता है, लेकिन ये जरूरी बताना है कि उसके जो लक्षण है वो बहुत कम होंगे, उसका असर आपके शरीर पर कम होगा। तो ये बात, ताकि हमारे दर्शक डर ना जाए कि वैक्सीन के बाद भी वायरस हो सकता है तो उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। स्थिति नियंत्रण में रहती है, लेकिन वायरस लग सकता है। ये जरूरी है, यस एब्सोल्युटली, ये जरूरी है वैक्सीन के बारे में पता लगाना। ये बहुत लंबी बात हो गई, आई थिंक दर्शक बहुत बोर हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीन से आपको क्या मिल रहा है, वैक्सीन से आपको मोर्टेलिटी बेनिफिट मिल रहा है। मोर्टेलिटी बेनिफिट की हिंदी क्या होगी? आप वैक्सीन लेंगे तो आप मरेंगे की वजह से आपके मरने की आशंका घट रही है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है, अगर आपने टीका लगवाया है, उसके बाद अगर आपको कोविड हो भी जाता है, तो उस बीमारी से लड़ने के लिए आपका शरीर और शरीर के अंदर जो बीमारियों से लड़ने का तंत्र है, जिसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी सिस्टम और हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, वो ज्यादा तैयार होगा। आपके जो सिपाही हैं वो उनके बर्छे और भाले ज्यादा पहने होंगे और वो सिपाही ज्यादा फुर्तीले होंगे। इसलिए टीके से मत बचिए, वैक्सीन तो जरूर लगवाइए। वैक्सीन के बाद भी अगर इन केस आपको वायरस लग जाता है तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से जूझ पाएंगे। हाँ,
और जो अच्छी हाई क्वालिटी वैक्सीन हैं, जो फाइजर है, मॉडर्ना है, जो mRNA वैक्सीन हैं, और जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, इनकी भी जो मोर्टालिटी बेनिफिट है अबाउट, आई मीन रेंजेस होती है हमारी वर्ल्ड में, हर चीज का एक एस्टिमेट नहीं होता है, रेंज होता है जिसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। तो वो मैं सोचती हूँ कि बहुत सारे एस्टिमेट्स देखे, बट 70% आई वुड गो विद 70% to 80%, एंड आई हैव आल्सो सीन फाइजर एंड मॉडर्ना का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 90% to 94%, बहुत ही हाई मोर्टालिटी बेनिफिट है। बट देर इज दैट अदर 10%, राइट, जिससे आपको वायरस मिल सकता है, राइट। तो अगर वायरस आपको मिलेगा और वेरिएंट्स आ रहे हैं, और वेरिएंट्स की जो एफिकेसी है वैक्सीन्स के लिए, वैक्सीन्स की एफिकेसी वेरिएंट्स के लिए, उल्टा हो जा रहा है दिमाग में हिंदी बोलने में, वो जो है आपको ये पता लगाना जरूरी है कि आपको टेस्टिंग की कब जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे ही आप अगर वापस जाएंगे काम पे, या आप ग्रोसरी स्टोर जाएंगे, या आप किसी गैदरिंग में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको वायरस नहीं मिल सकता। उस समय जब आपको सिम्टम्स होने लगे, उस समय ये सेल्फ टेस्ट आपके काम आएगा। आप खुद घर में टेस्ट कर सकते हैं इन्फेक्शियस पीरियड में, और उस समय अगर पॉजिटिव टेस्ट होगा और हाई क्वालिटी टेस्ट से करेंगे, तो बहुत लाइकली है कि आपको, अगर ये पॉजिटिव टेस्ट मिल रहा है सेल्फ टेस्ट से, बहुत लाइकली है कि आप कोरोना इन्फेक्टेड हैं, उस समय आप एक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या है, जैसे हुआ रूरल यूपी में, लोगों को पता ही नहीं था कि उनको हो क्या रहा है, वो बेचारे टाइफाइड की दवाई खा के मर गए, या दमा की दवाई, दमा नहीं, टीबी की दवाई खा के चले गए, या दे डिडंट इवन नो, वो जब तक उनको पता चलता वो हाइपोक्सिक हो गए, और जब तक उनको हॉस्पिटल में लाया गया, उनको बेड नहीं मिली, और वहीं पे उन्होंने दम तोड़ दी, उनकी जान चली गई। ऐसा सिचुएशन नहीं आएगी। तो ये जरूरी है लोगों को पता लगाना कि वो अपने, जब सिस्टम आपको फेल करता है, जब हेल्थ सिस्टम इनकैपेसिटेट हो जाता है, तब आप अपने लाइक कहते हैं ना कि ऑन योर ओन, स्वयं आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर नागरिक कैसे बनाया जाए? आप आत्मनिर्भर नागरिक इसी तरीके से बना सकते हैं। टेक योर हेल्थ इन योर ओन हैंड्स, बिकॉज द सिस्टम इज फेलिंग यू। दैट्स माय फाइनल मैसेज, एंड आई एम सॉरी आई कांट बी मोर ब्लंट देन दिस। थैंक यू डॉक्टर नीतिका पाई, थैंक यू कार्तिकेय। जब डॉक्टर पाई ये सब चीजें बोल रही थी तो मुझे ख्याल आ रहा था कि हम में से जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कई दफा आप अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में हैं, अगर आपने सीपेज को सही समय पे भांप लिया कि कुछ इशू है, तो आप करेक्टिव मेजर्स अपना सकते हैं, वरना वो इतनी बढ़ जाती है, फिर आपको सीपेज भी ठीक करवानी पड़ती है, टाइल भी उखलवानी पड़ती है, पेंट भी करवाना पड़ता है। सेम थिंग अप्लाइज ऑन व्हीकल्स। अगर आपने टाइमली उसको डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, वरना होता है कि आप इतना लेट हो गए, उसके फिल्टर भी खराब हो गए, ये भी खराब हो गया, वो भी हो गया। तो टाइमली डिटेक्शन, सही समय पे ये पता करना कि आपको बीमारी हो गई, और सही समय पे, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट फैन बहुत है इंडिया में, तो सही समय पे बल्ला चलता है तो शॉट जाता है, और थोड़ा भी दाएं बाएं होता है तो स्टिक जाता है और आप आउट हो जाते हो। और ये डॉक्टर नीतिका कॉन्सेप्ट पाई, सब आपने चीज पे एक्सटेंड करता है, ये शुगर पे एक्सटेंड करता है, ये हार्ट अटैक पे एक्सटेंड करता है। अगर आप दूसरा सेशन करेंगे, आप प्लीज हार्ट अटैक्स पे करिए, ताकि लोग अपनी ईसीजी खुद रिकॉर्ड कर लें और डॉक्टर को भेज दें, और एस्पिरिन खा लें और नाइट्रोग्लिसरीन ले लें, ताकि उनका हार्ट अटैक ही कंट्रोल पे आ जाए। ये सब चीज पे एक्सटेंड करता है। सॉरी, दिस इज अ लॉन्ग सेशन, यू मे हैव टू एडिट इट। जी, लेकिन हम लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स कंटिन्यू करते हैं। हमारा सेहत नाम से एक डेली हेल्थ शो भी होता है, राइट, तो हम बार बार आपको अपने सवालों के साथ तंग करते रहेंगे, ताकि आपकी माता जी और हमारी चाची को ये भरोसा हो जाए कि सबसे छोटी बिटिया बड़ी काबिल है, और उसका सिर्फ कनाडा या अमेरिका में नहीं, भारत में भी खूब मान है, खूब पूछ है। और हिंदी भी बराबर बनी रहे, हिंदी का स्तर भी बराबर बनी रहे। डॉक्टर नीतिका पाई और सून टू बी डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, एक मेडिसिन वाले और एक पीएचडी वाले, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया लल्लन टॉप के इस प्रोग्राम में आए। कार्तिकेय, आप तो लगातार हमारे लिए इंटरव्यूज क्यूरेट ही कर रहे हैं, तो आपका एक्स्ट्रा शुक्रिया। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बातचीत चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये मोनोलॉग नहीं है, संवाद है, और इसी संवाद के जरिए, दो तरफा डायलॉग के जरिए डेमोक्रेसी मजबूत होती है। एंड आई रियली विश कि हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जिसमें हिंदुस्तान का सब टैलेंट हिंदुस्तान को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल हो। कितना ही खूबसूरत नजारा हो कि उत्तर प्रदेश में जब पब्लिक हेल्थ की एक पॉलिसी ड्राफ्ट हो, या मेडिकल सिस्टम को ओवरहॉलिंग की बात हो, तो उसमें डॉक्टर पाई जैसे लोग जो जुड़े हुए हैं यूपी से, दुनिया भर में जिनकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल हो रहा है, अपने ही घर में उनकी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल ना हो, तो ये तो बड़ी गलत बात है। सो आई रियली होप
कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जागे, और पॉलिटिकल सिस्टम को जगाने का काम आपका और मेरा है, सिटीजन्स का काम है। हम जागेंगे तो हमारा सिस्टम जागेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।